वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 13 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। तो आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप लगातार कंटिन्यू इस एमसीक्यू सीरीज में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो जयपुर डायनेस्टी के बारे में है, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखी गई है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके लिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये कलिंगा रीजन में एक किंगडम था, जो कि वहां पर एक सूर्यवंश डायनेस्टी के राजा के द्वारा रूल किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि जो कलिंगा रीजन है वो वर्तमान के उड़ीसा का रीजन है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये ब्रिटिश रूल के दौरान 1776 से लेकर 1947 के बीच में ब्रिटिश रूल में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और मद्रास प्रेसिडेंसी का ये सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अटैच करके चिकनगुनिया के केसेस के बारे में एक न्यूज़ पब्लिश की गई थी, जहाँ पर यह बताया गया था कि भी हाल ही में 30 कन्फर्म केसेस आए हैं चिकनगुनिया के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब बातें बताई जा रही थी तो वहीं पर मेंशन किया गया था कि इसे महाराजा विश्वनाथ देव गजपति के द्वारा फाउंड किया गया था, जो कि जयपुर डायनेस्टी के एक सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बॉक्साइट और सिलिकॉन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बाकी जयपुर डायनेस्टी के बारे में कुछ और डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि हाल ही में ये डिसाइड किया गया कि संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए कोई भी नया फंड अलोकेट नहीं किया जाएगा। रैदर कुछ स्कीम जो पहले से ही चल रही हैं उनके माध्यम से पैसे जो हैं वो रेस किए जाएंगे या उन्हीं में से पैसे लिए जाएंगे। आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में न्यूज़ में चर्चा हुई। पहला, एमपी लैड्स स्कीम जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें जो पैसा आता है उसका पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है सांसद आदर्श ग्राम योजना में। दूसरा है ग्राम पंचायतों का जो खुद का रेवेन्यू है उसका इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा है सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट मिलता है। और चौथा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जो CSR फंड आता है उसमें से पैसा सांसद आदर्श ग्राम योजना में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताइए कौन से ये ऑप्शंस हैं जो आपको सही लग रहे हैं, कौन से गलत लग रहे हैं। यहाँ पर होपफुली आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। लेट मी टेल यू, जो इसका सही जवाब है वो है ऑल। यहाँ पर देखिए चार के चारों ही फंड रेजिंग मैकेनिज्म लग रहे हैं और चार के चारों ही सही भी हैं। तो फिलहाल यही कहा गया है कि इस इनिशिएटिव में पार्टिकुलरली कोई नया पैसा नहीं दिया जाएगा। रैदर जो पैसे ऑलरेडी वेरियस स्कीम्स में दिए जा रहे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके जो सांसद आदर्श ग्राम बनाने की बात चल रही है उसे बनाया जाए। इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था, 2014 में इनफैक्ट जयप्रकाश नारायण जी की एनिवर्सरी पे 11 अक्टूबर 2014 को, जिसमें कहा गया कि कोई भी जो एक सांसद है वो अपना खुद का गांव या फिर उनका जो इन लॉज का गांव है उसे छोड़कर कोई भी एक गांव चुनेंगे और उसे 2019 तक हाईली डेवलप करेंगे, जहां पर जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको तैयार किया जाएगा। और इसके लिए कुछ फंड्स भी अलोकेट किए गए थे, लेकिन अब नए फंड्स नहीं आएंगे और फंड्स इन्हीं इनिशिएटिव से उन्हें रेज करने होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आदित्य फेरी के बारे में है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी है और लार्जेस्ट सोलर पावर्ड बोट है इंडिया की। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो वेसल है इसे नेव आर्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट के द्वारा बिल्ड और डिजाइन किया गया है। उन्होंने ही इसे डिजाइन किया है, उन्होंने ही इसे बनाया है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। आपने इसे हाल फिलहाल में न्यूज़ में पढ़ा होगा, आपने होपफुली अपना जवाब सोच लिया है। तो इसका सही जवाब है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो आदित्य सोलर पावर्ड फेरी है इंडिया की, इसे अभी 12 ऐसी फेरीज में काउंट किया गया ग्लोबल लेवल पे, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है गुस्टेव ट्रू अवार्ड के लिए। ये एक अवार्ड है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए या इलेक्ट्रिक बोट मोटर्स के लिए दिया जाता है। ये जो अवार्ड दिया गया है ये इनॉग्रल एडिशन है इस अवार्ड का। इसे इसलिए दिया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक बोट्स में इनोवेटिव एक्सीलेंस को प्रमोट किया जा सके और उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी दवा है जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में इस्तेमाल की जा रही है। पहली दवा का नाम है रेमडेसिविर, दूसरा है फेविपिराविर, तीसरा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, चौथा है इटोलिजुमाब और पांचवा है टॉसिलिजुमाब। बताइए कौन सी दवा है जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में हो रहा है, कौन सी का नहीं हो रहा है। होपफुली आपने जवाब सोच लिया है।
सही जवाब है इन सभी दवाओं का इस्तेमाल इंडिया में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है वेरियस डोजेज में। इन दवाओं का जो डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ सकते हैं। इन सभी दवाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इनफैक्ट कुछ और दवाओं के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है जो आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आप इन सभी को तैयार रखेंगे, अगर इनसे कोई प्रश्न आता है तो आप इसका जवाब दे पाएं। और प्लाज्मा के बारे में भी कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर रखी गई हैं। अगला प्रश्न जो है वो सोहम के बारे में है। बताइए सोहम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये फर्स्ट कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बैनर के अंडर में तैयार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये सोहम जो एक वैदिक फिलॉसफी है उससे इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को यूनिवर्स के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों सही हैं तो आप गलत हैं। यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है उसमें ये पहला पार्ट तो सही है, ये फर्स्ट कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत नहीं है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केवल दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब ये गलत इसलिए है बिकॉज ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बैनर में तले इनॉग्रेट किया गया है या फिर स्टार्ट किया गया है ये प्लेटफॉर्म। यहां पर देखिए जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ये नेमिशा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके तहत जो आर्टिस्ट हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सोहम के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर हैं। वही बात है कि ये एक व्यक्ति के आइडेंटिटी को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके देखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। सवाल यह है कि इसे येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज किसके कोलैबोरेशन के साथ तैयार करती हैं या रिलीज करती हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दूसरा UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तीसरा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट और चौथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइए सही जवाब क्या है। अगर आपने जवाब सोच लिया है तो सही जवाब है डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर ये जो इंडेक्स है उसे रिलीज करता है। अभी हाल ही में इसका जो 12th एडिशन है 2020 का वो लॉन्च किया गया। ये 2 साल में एक बार रिलीज किया जाता है। इस बार इंडिया को 168th रैंक मिली हुई है। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स को उनके स्टेट के साथ मैच करना है। हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क उत्तर प्रदेश, डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क आसाम और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है, या कौन सा मैच सही नहीं है और कौन सा सही है। आपसे करेक्टली मैच पूछा गया है तो जवाब अगर आपने सोच लिया है तो ये जो दूसरा मैच है ये करेक्ट है और बाकी ये दोनों मैच इनकरेक्ट हैं। तो जो सही जवाब निकलेगा दैट विल बी ए, ओनली 2 इज करेक्ट। यहाँ पर हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बताया गया है कि उत्तराखंड में है और जो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो दिल्ली में है। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर खोला था, इसीलिए ये न्यूज़ में आया। और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर लोकस्ट का अटैक हुआ था जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन UNSC के बारे में है। आपको बताना है जो पहला स्टेटमेंट है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एकमात्र यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जिसके पास बाइंडिंग रेजोल्यूशन जारी करने का अधिकार है मेंबर स्टेट्स के लिए यानी कि कंट्रीज के लिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट तो जनरल है, आपने अक्सर ही सुना होगा कि UNSC में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। दूसरे स्टेटमेंट में आपको डाउट होगा कि ये इनकरेक्ट होगा बिकॉज अक्सर हम सोचते हैं कि जहां पर ओनली लगा हुआ है वो गलत होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अपनी इंफॉर्मेशन को जरूर रिफाइन करिए। गैस में आप भले ही ऐसा रिस्क ले सकते हैं बट ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया भी बिड कर रहा है नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के लिए और इसीलिए उन्होंने अभी अपना कैंपेन ब्रोशर भी निकाला था। दैट्स वाई ये इशू न्यूज़ में था। अब यहाँ पर जैसे कि हमने प्लान किया था कि हम 2 क्वेश्चंस मैपिंग के पार्ट से रखेंगे और मैंने आपको टॉपिक भी बताया था कि जो मैपिंग पर क्वेश्चन होंगे वो ओशन करेंट्स पर होंगे। तो 2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ओशन करेंट्स पर हैं। तो आइए देखते हैं आपने कितना तैयार किया है और आप जवाब दे पाएंगे या नहीं। लीमा जो कि कैपिटल सिटी है और लार्जेस्ट सिटी भी है पेरू की, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। वहां पर जो क्लाइमेट है वो कंपैरेटिवली कूलर है यानी कि सब ट्रॉपिकल है, जबकि वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में पड़ता है। जहां वो पड़ता है पेरू, वो रीजन तो ट्रॉपिकल है लेकिन वहां पर जो क्लाइमेट आपको फील होगा वो सब ट्रॉपिकल फील होगा, कंपैरेटिवली
ठंडा फील होगा। तो इसका कारण क्या है? ऐसा तो आपको बताना है कि ये किस ओशन करंट्स की वजह से होता है। लैब्राडोर करंट, हम्बोल्ट करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, कैनरी करंट। याद करिए, आपने रिवाइज किया होगा, पेरू के पास या फिर साउथ अमेरिका के पास कौन सी करंट फ्लो करती है? अगर आपने जवाब सोच लिया है तो सही जवाब है हम्बोल्ट करंट, जिसे पेरूवियन करंट भी कहा जाता है। आप सबसे पहले तो लोकेशन देखिए हम्बोल्ट करंट की, ये है हम्बोल्ट करंट और ये एक कोल्ड करंट है। रूल आपको पता है, अगर कोई करंट इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है तो वो वार्म करंट होगी, और अगर कोई करंट पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है तो वो कोल्ड करंट होगी। अब यहां पर देखिए, ये है पेरू जो कि एक कंट्री है। अगर आप समझ पाते हो तो ये इक्वेटर के काफी नजदीक है। यहां पर इसके थोड़ा ऊपर से जो इक्वाडोर का रीजन है वहां से इक्वेटर गुजरता है। और अगर आप ओवरऑल ये इलाका देखेंगे, ये देखिए, ये है इक्वाडोर और यहां से ये जो लाइन जा रही है ये है इक्वेटर। इसके बिल्कुल नजदीक में है पेरू, और ये पूरा जो शेडोड एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है। तो कायदे से तो ये एक ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, लेकिन यहां पर जो आपको क्लाइमेट मिलेगा वो सब ट्रॉपिकल मिलेगा, जो यहां का क्लाइमेट होता है और कंपैरेटिवली ठंडा होता है। इसका कारण यह है कि यहां से जो हम्बोल्ट करंट आती है वो एक कोल्ड करंट है, और इसकी वजह से जो ये पूरा रीजन है, चाहे वो इक्वाडोर का हो, चिली का हो या फिर पेरू का है, वहां पर थोड़ा ठंडा प्रभाव आ जाता है। वहां का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कोल्ड और ड्राई हो जाता है। तो ये रीजन है। आपने उम्मीद है कि सही जवाब दिया होगा। जो अगला प्रश्न है वो भी ओशन करंट्स पर ही है। आपसे पूछा गया है कि ओशन करंट्स का जो डायरेक्शन होता है और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, विंड, कोरियोलिस इफेक्ट, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 की तीनों ही चॉइसेस जो हैं वो करेक्ट हैं। हवा का प्रभाव पड़ता है ओशन करंट्स के ऊपर, अगर वो शैलो एरिया में फ्लो कर रही हैं तो। कोरियोलिस इफेक्ट जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है, ये ना केवल विंड बल्कि जो ओशन करंट्स हैं उनको भी प्रभावित करता है। टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंस भी इनके स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो होपफुली आपने इनके जवाब सही दिए होंगे और आपने अच्छा स्कोर किया होगा। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में है। आपके पास कई सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, 2 ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, PSIR एंड सोशियोलॉजी, और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप इसे video.unds.in पे जाके अवेल कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली रीजनेबल रेट में है। ठीक है, अब जो कल का आपका टॉपिक होगा वो मैं आपको बता देता हूं, मैपिंग का। हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की जो लेक्स हैं आप उन्हें तैयार करके रखिएगा। कल जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्थ अमेरिका की लेक्स पर आपके लिए होंगे। आप इस टॉपिक को तैयार रखेंगे तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। अपने आज के इस सेशन में हम यहां पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।